तो जो आज हम थ्योरी करने जा रहे हैं पूरे 12th की तीनों बुक्स की, 3-4 दिन लग जाएंगे इसको कराने में सारी थ्योरी, लेकिन इतना पढ़ लो, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, पहला चैप्टर पार्टनरशिप का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी से। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट होता है, तो याद रखने वाली बात है कि पार्टनरशिप का जो एक्ट है वो कौन सा है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो पहले चीज याद रखने वाली बात है कि पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, पार्टनरशिप का एक्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए, आंसर इज 2। कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होने चाहिए 2। कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं जी, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होते हैं 50। कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होता है 2, कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं 50, कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या पार्टनरशिप पार्टनर से सेपरेट लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी, यस और नो। क्या सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है? हाँ, नो, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर लॉ, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी अंडर लॉ। तो पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स सेपरेट, नो, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, उनको एक ही माना जाता है, इनको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माना गया है। तो वो जो सिर्फ कंपनी को, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, कंपनी एंड शेयर होल्डर्स आर सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी और जो उसके शेयर होल्डर होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। तो याद रखने वाली बात है जो कि पार्टनरशिप और पार्टनर को आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होते हैं। ये जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं सारे, 1-1 मार्कर, जितने भी आपको क्वेश्चन लिखवाए हैं सारे जो इंपॉर्टेंट थ्योरी कराऊंगा 1-1 मार्कर कभी ना कभी बोर्ड में आए हैं। तो पार्टनरशिप एंड पार्टनर आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप और पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं माने जाते हैं, लेकिन कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनरशिप पार्टनर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, आंसर इज नो, लेकिन कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। जो नोट कर लिया, इरेज कर दूं, कर दूं भाई, इरेज कर दूं, हो गया नोट। सर एक काम करो ना, इसकी पीडीएफ बना दो, जो थ्योरी आ रही है क्या बना दूं, पीडीएफ, मतलब आप पेजेस ऐड कर लो, आपको बाद में स्कैन करके वो दे देना। ये सर ऐसे कर दो, कर लो सर, ये काम करो, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट करता जा रहा हूँ, आप साथ साथ स्कैन कर लो, ये लो स्कैन कर लो, कर रहे हो स्कैन, साथ साथ स्कैन भी करते जाओ ना, नोट्स आपके अपने आप बनते जाएंगे। सर एक साथ कर देंगे क्या मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने अभी तक ये बताया है कि क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टनरशिप कौन सा एक्ट होता है इसका, पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, 50 होते हैं।
कहाँ लिखा हुआ है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ये 1-1 मार्कर के क्वेश्चन आते हैं मैडम 12th में ना। थ्योरी ऐसे नहीं आती, 3 नंबर की 5 नंबर की थ्योरी नहीं आती, 1-1 मार्कर आते हैं। तो 1-1 मार्कर के साथ थ्योरी तैयार करनी है आपको सारी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? 50। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड में बहुत बार आ चुका है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं जी? मैक्सिमम पार्टनर होते हैं 50। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है? कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। मैंने ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि पार्टनर्स और पार्टनर्स, पार्टनरशिप और पार्टनर क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? आंसर इज नॉट, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन मैंने कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, कंपनी और शेयर होल्डर सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं। ठीक है मैडम, आगे चलूं? अंदर समझ आ गया? आगे चलते हैं जी। पेजेस ऐड करते जाओ तो बाद में एक क्यूआर कोड बनेगा, उसमें सारे आ जाएंगे। ठीक है सर, पेज ऐड कर दिया मैंने। आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो, उसके बाद आता है जो हमने ना फंडामेंटल में पढ़ा था, प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट। तो जो प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट की डेफिनेशन आ चुकी है। व्हाट इज पीएल एप्रोवेशन अकाउंट? क्या होता है जी? प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट क्या होता है, को बताना चाहेगा? व्हाट इज प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट? इट इज अकाउंट विच डिवाइड, इट इज अकाउंट विच डिवाइड प्रॉफिट और लॉस among the partner. It is an account which divide profit or loss among the partners according to the Partnership Act 1932. According to Partnership Act 1932. According to Partnership Deed, sorry. According to Partnership Deed, जो ये एक ऐसा अकाउंट है जो डिवाइड करता है प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। और इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज अकाउंट which divide profit or loss among the partner according to partnership deed. Or there is no partnership deed, then according to Partnership Act 1932. तो जो एक ऐसा अकाउंट है जो डिवाइड करता है प्रॉफिट और लॉस को अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसके अकॉर्डिंगली? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। तो पीएल अप्रोवेशन की डेफिनेशन भी आ सकती है 1 मार्कर में कि पीएल अप्रोवेशन क्या है? इट इज अकाउंट विच डिवाइड प्रॉफिट लॉस अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जो एक क्वेश्चन आता है जो पीएल, अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि भैया डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और दूसरा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बेसिस। हाँ जो मीनिंग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? जो विच इज नेसेसरी, इट इज अ कॉस्ट, ये कॉस्ट है जो कि जरूरी है। इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड, इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो ये कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरा केस देखो, मेरे को ट्यूशन फीस अर्न करनी है तो क्या मेरे जो कॉस्ट आ रही है, क्या आ रही है? तो मैं नोट्स दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है मेरी, ठीक है ना? तो ये सब क्या है? मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। इसके बिना मैं रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता, यानी कि मेरे को नोट्स देना तो मैं जरूरी है, तो नोट्स की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर चलाना जरूरी है, इंटरनेट के अभी मैंने आज ही पे किया इंटरनेट का पूरा साल का पैकेज, तो वो जरूरी है आजकल, इंटरनेट तो जरूरी हो गया।
ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, तो वो भी सब मेरा क्या है, कॉस्ट है। तो कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू, इसके बिना आप रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते हो। इट इज कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। एप्रोवेशन प्रॉफिट, मुझे एप्रोवेशन प्रॉफिट का मतलब ही यही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। यहाँ पे आप प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हो, तो इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा करना। इसका मतलब ही होता है बंटवारा। इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। एप्रोवेशन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट का बंटवारा करना, ठीक है। जो तो ये कॉस्ट है जो जरूरी है इनका टू जनरेट रेवेन्यू, जो जनरेट की रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किया जाता है। टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, REVN रेवेन्यू। रेवेन्यू जैसे मैं आपने ट्यूशन फीस, कोई भी बंदा गुड्स बेच रहा है तो गुड्स को बनाने की कॉस्ट, उसका रेवेन्यू, इट है कॉस्ट इनकम टू जनरेट रेवेन्यू। जो भी काम कर रहे हैं उस काम करने के लिए कॉस्ट को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और एप्रोवेशन प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का बंटवारा। प्लेस, ये कहाँ आता है बच्चों? हाँ जी बच्चों, ये कहाँ आता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आता है? इट कम्स इन पी अकाउंट डेबिट साइड। इट कम्स इन पी अकाउंट डेबिट साइड। ये प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में आता है। हाँ जी, ये कहाँ आता है? एप्रोवेशन प्रॉफिट कहाँ आता है बच्चों? इट कम्स इन, हाँ जी, इट कम्स इन पी एल एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट साइड। इट कम्स इन पी एल एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट साइड। ये आता है जो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, ये आता है प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन के डेबिट साइड में। और बताओ जी, exceeds profit, yes it can exceed profit। वो जो खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट से एक्सीड हो सकते हैं। नो, ये यस, इसका तो यस हो गया, यस इट कैन एक्सीड प्रॉफिट। ये आपके एक्सीड कर सकते हैं प्रॉफिट से। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं आपको प्रॉफिट से एक्सीड कर सकते हैं। एप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट, इट कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। इट कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। इसका मतलब प्रैक्टिकल भी क्या था कि एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। अगर आपको याद हो तो एक पूरा असाइनमेंट इस पे कराया था बच्चों कि एप्रोवेशन कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट। प्रॉफिट का बंटवारा प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रॉफिट का बंटवारा प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकता। कराया था या नहीं कराया था? याद है? अगर याद नहीं है तो फंडामेंटल रिवाइज करो। आगे चलते हैं जी। अगर लॉस है, चार्ज इज टू बी गिवन, चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, रेंट देना ही पड़ेगा। चार्जेस टू बी गिवन, भाई चार्जेस देने ही पड़ते हैं, चाहे आपका लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको चार्ज तो देने ही पड़ेंगे। एप्रोवेशन कैन नॉट बी गिवन इन केस ऑफ लॉस। एप्रोवेशन कैन नॉट बी डन इन केस ऑफ लॉस। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप एप्रोवेशन नहीं कर सकते बच्चों। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप एप्रोवेशन नहीं कर सकते। तो एप्रोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट होना, नहीं तो अदरवाइज एप्रोवेशन और प्रॉफिट नहीं हो सकता। फिर जो एग्जाम्पल क्या है भैया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के? एक तो इंटरेस्ट लोन। मुझे याद रखने वाली बात है कि इंटरेस्ट लोन चाहे पार्टनर दिया जाए, चाहे पार्टनर दिया जाए, चाहे आउटसाइडर दिया जाए, चार्ज ही रहेगा। अगला पॉइंट, और रेंट, चाहे रेंट पार्टनर दिया जाए चाहे किसको दिया जाए, चार्ज ही रहेगा। एप्रोवेशन प्रॉफिट का एग्जांपल, ये सैलरी टू एम्प्लॉय। इधर क्या एग्जांपल है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर। तो जो ये सारे एग्जांपल, रिजर्व्स, ये सारे एग्जांपल है एप्रोवेशन प्रॉफिट के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोवेशन प्रॉफिट का डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया। ऑब्वियसली चारों एक पॉइंट आएगा, उसके बेसिस पे डिस्टिंग्विश करना होता है। आजकल एक नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो मैंने ये सारे पॉइंट इसलिए लिखवा दिए क्योंकि आपको किसी एक पॉइंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश आ जाता है। आएगा एक नंबर का ही, उससे ज़्यादा का नहीं आने वाला, लेकिन कौन सा पॉइंट आएगा वो नहीं कह सकते। हाँ, ये यहाँ लिख देना, सैलरी टू पार्टनर है ये, सैलरी टू पार्टनर है ये। तो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व्स, ये चारों अप्रोवेशन होती हैं बच्चों। ठीक है जी।
हाँ जो हो गया नोट, आगे चलूँ? हाँ जो हो गया, आगे चलूँ क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, बाकी रुक गए। ये सर हो गया। हाँ जी आगे चलते हैं जी। टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए? हाँ जी कोई बताना चाहेगा जी? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं? टू नेसेसरी कंडीशंस फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी कोई बताना चाहेगा जो क्या है? पहली, देयर मस्ट बी नेट प्रॉफिट। देयर मस्ट बी नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस होगा तो नहीं दे सकते। और दूसरी कि वो जो है इंटरेस्ट रेट लिखा होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। द एप्रोप्रिएशन मस्ट बी रिटर्न पार्टनरशिप डीड। एप्रोप्रिएशन मस्ट बी रिटर्न पार्टनरशिप डीड। तो एप्रोवेशन जो पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी जरूरी है और नेट प्रॉफिट होना चाहिए। दो नेसेसरी कंडीशंस है, इसके बिना एप्रोवेशन, इंटरेस्ट ऑफ सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, रिजर्व, चारों चीज़ें नहीं दी सकती। आपको याद होगा पीएनआर प्रोसेस में चार चीज़ें आती हैं, इंटरेस्ट ऑफ और क्या आती है, सैलरी टू पार्टनर, और क्या आता है, कमीशन टू पार्टनर, और चौथी चीज़ क्या आती है, रिजर्व। ये चार चीज़ें बिना ये दो कंडीशन पूरे किए बिना नहीं दी जा सकती। हाँ जो हो गया नोट। हाँ जो हो गया नोट, चलो आगे। अब आगे देखिए बच्चों, देखो जो ये ना आपका एप्रोवेशन तभी हो सकती है जब वो पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर जो भी एप्रोवेशन है वो तभी हो सकती है जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो क्या हो जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में एप्रोवेशन नहीं लिखी तो क्या लग जाता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 लग जाता है। बेटा आपका ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखा होना जरूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट लिखा होना जरूरी है पार्टनरशिप डीड में। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या हो जाएगा, 6% पर एनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6%। ओ सॉरी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। मैं देखना चाहता था कौन अटेंटिव है, ये बस एक बच्चा ऑफलाइन बैठा हुआ है वो अटेंटिव है, कोई ऑनलाइन वाला अटेंटिव ही नहीं है भाई। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट नहीं मेंशन तो नो इंटरेस्ट ऑफ हो जाएगा। जो पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी के रूप में क्वेश्चन आएगा कि दो पार्टनर हैं, एक बबलू और एक टबलू, ठीक है। बबलू के पास बहुत पैसा है, उसने कैपिटल लगाया 10 लाख रुपए का, और टबलू ने कोई पैसा नहीं लगाया। बबलू कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑफ दे दो 6% पर एनम, टबलू मना कर रहा है और कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्या बबलू को इंटरेस्ट ऑफ दिया जा सकता है? आप होंगे नो, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट बबलू इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। अब बच्चों के ना माइंड में क्या घूमता है, 6% घूमता है, तो हर जगह क्या लगा देते हैं, जैसे मेरे दिमाग में 6% था, मैं यहाँ 6% लिख दिया, तो बच्चे भी हर जगह 6% लगा देते हैं। और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए नहीं है। तो 6% को हर जगह मत लगा देना, याद रखना, भूल ना जाना। कहाँ लगाना है इंटरेस्ट ऑन लोन 6%? पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पे लगाना होता है, कैपिटल पे नहीं लगाना होता। ऐसी एक पार्टनर वर्किंग है,
वो कह रहा है भाई मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ठीक है भाई उसे प्रॉफिट ज़्यादा देना, तो लिखो फिर पार्टनरशिप डीड में। कहाँ लिखो? पार्टनरशिप डीड में लिखो। अगर आपने पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो क्या होगा? नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो भैया पेपर में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। दो पार्टनर है चंगू और मंगू। चंगू कोई काम नहीं करता, सारा काम कौन संभालता है? मंगू। मंगू कह रहा है जी मेरे को सैलरी दे दो 10,000 रुपये महीना, क्योंकि मैं काम संभालता हूँ। नहीं, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या मंगू को सैलरी दी जा सकती है? आंसर इज नो, क्योंकि if there is no partnership deed, if there is no partnership deed, then according to Partnership Act 1932, he is not entitled to interest on, or he is not entitled to salary. अगर आपको सैलरी देनी है तो पार्टनरशिप डीड बनानी होगी, उसके अंदर लिखना होगा। बनाने के साथ साथ लिखना भी पड़ता है। आगे चलते हैं। कमीशन टू द पार्टनर। कमीशन टू द पार्टनर, अगर आपने कमीशन देना चाहते हो पार्टनर को कि भैया, तो आपको पार्टनरशिप में लिखना होगा। अगर आपने पार्टनरशिप में नहीं लिखा तो कितनी कमीशन हो जाएगी बच्चों? नो कमीशन टू पार्टनर। क्वेश्चन आता है जो पेपर में, दो पार्टनर है रंगा और बिल्ला। ठीक है, बिल्ला कहता है कि भाई मैं बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा और बिजनेस बढ़ाऊंगा, तो बिजनेस को मुझे कमीशन देनी चाहिए, लेकिन पार्टनरशिप में लिखा नहीं हुआ, तो क्या उसे कमीशन दी जा सकती है? नहीं, नो कमीशन। बिल्ला को कोई कमीशन नहीं मिलेगी। अगर बिल्ला को कमीशन चाहिए तो उसे पार्टनरशिप बनानी चाहिए थी, उसके अंदर लिखना चाहिए था। अगर लिख देता तो मिल जाती, अब नहीं बनाई तो कोई नहीं मिल सकती। और याद रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस के अंदर वो मैनेजर कमीशन लिख देता है, मैनेजर कमीशन चार्ज होती है, पी राउंड में आती है, यहाँ नहीं आती। चौथा जो अप्रोवेशन क्या होता है? रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होता है? प्रॉफिट का एक पार्ट जो हम अलग कर देते हैं, किस चीज़ के लिए? अनफोर्सिन कंटीजेंसीज को मेट करने के लिए। रिजर्व्स क्या होते हैं? प्रॉफिट का एक पार्ट जो हम अलग कर देते हैं, किस चीज़ के लिए? अनफोर्सिन कंटीजेंसीज को मीट करने के लिए, या फिर फ्यूचर में जैसे कोविड आ गया, एकदम अचानक से आ गया था ना, किसी ने सोचा था कोविड आ जाएगा? या आजकल रोज अर्थक्वेक आ रहे हैं, देखा है, सुनने आ रहा है न्यूज़ में, रोज 1-2 दिन बाद अर्थक्वेक आ जाता है। अगर अर्थक्वेक एक दिन जोर का झटका आ गया, सारी बिल्डिंगें क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी ना। तो रिजर्व्स बनाने चाहिए उस दिन के लिए कि भैया ऐसी कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा। ठीक है जी, या फिर बिजनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए पैसा यूज़ होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको पार्टनरशिप में लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखा तो आप कोई रिजर्व्स नहीं दे सकते। यानी पार्टनरशिप डीड बड़ी जरूरी है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये चारों अप्रोवेशन नहीं होती। ये चारों ही अप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट हैं, इन चारों को ही अप्रोवेशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है, और ये चारों ही पीएल अप्रोवेशन की डेबिट साइड में आती हैं। अगर आपने पार्टनरशिप में इनका रेट नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो आप नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रिजर्व। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है यही जो मैंने आपको सुनाए हैं। आगे चलते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई अप्रोवेशन नहीं होती, ये तो एक प्रॉफिट वापस लेना है। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पार्टनरशिप डीड में लिखा तो वो दिया जाएगा, अगर नहीं लिखा तो क्या दिया जाएगा? नन्या मलिक मैडम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा तो क्या दिया जाएगा? कुछ नहीं। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस है कि भैया ड्राइंग्स करो साल के एंड में, अगर बीच में करोगे तो आपसे प्रॉफिट वापस ले लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसे भाई दो पार्टनर है, एक है मलिका शेरावत, एक है पूनम पांडे। वो उन्होंने कहा कि भैया वो प्रॉफिट, वो अपने मेकअप के लिए रोज बिजनेस से पैसे निकालती रहती हैं, पर्सनल यूज़ के लिए। उन्हें ब्यूटी पार्लर जाना होता है तो पैसे निकालती रहती है, बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से देंगे बिजनेस के फॉर्म को, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा सकता है उनसे? नहीं, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी लिया जा सकता है पार्टनरशिप में उसका रेट लिखा हो। अगर पार्टनरशिप में रेट नहीं लिखा तो उसे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जा सकता। समझ आ गई बच्चों बात? आगे चलते हैं। अगला है बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो उसका रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। अगर रेट मेंशन नहीं है तो जी हाँ आपका फेवरेट आ गया क्या, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा? 6%
पर एनम होगा। कितना होगा? 6% पर एनम होगा। यानी कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में रेट लिखा है तो वो दिया जाएगा पार्टनर को, अगर नहीं लिखा तो कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम दिया जाएगा। इसके अंदर भी जो आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड में 10% लिख दिया तो 10% दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में 4% लिख दिया तो 4% दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं लिखा तो देन इट विल बी 6%। पार्टनरशिप डीड सुप्रीम है, पार्टनरशिप डीड सुप्रीम है। समझ आ गई बच्चों बात? जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टनर है जिसका नाम है, एक वन ऑफ द पार्टनर है आपका चमन। तो चमन ने लोन दिया फर्म को, चमन ने लोन दिया फर्म को, और क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है रेट इट विल बी 4% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा गया 4% पर एनम। बाद में चमन ने कहा अरे पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है 6%, तो मुझे 6% दो। तो क्या उसे 6% दिया जा सकता है? 4% दिया, कितना दिया जाएगा? 4%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड सुप्रीम है। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता या पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तो उसे 6% दिया जाता। ठीक है, जो इसके ऊपर इनडायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर के बहुत आए हैं पेपर में, आप देख सकते हो पेपर में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं, इनडायरेक्टली ऐसे ही कंफ्यूज करने देते हैं। ठीक है, जो नोट हो गया, चलूँ आगे? ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है जो कैपिटल अकाउंट जो होता है हमारा, दो तरीके से बनता है। कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनता है बच्चों। एक क्या? फिक्स कैपिटल, और एक क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो जो कैपिटल अकाउंट भी दो तरीके से बनता है, एक बनता है फिक्स कैपिटल और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो फिक्स अंडर फिक्स कैपिटल सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। ओ सॉरी वो फ्लक्चुएटिंग में बनता है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक ही अकाउंट बनता है भाई। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं। कौन से? एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। यहां पे एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो जो कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड। तो कैपिटल अकाउंट आप दो तरीके से बना सकते हो। एक फिक्स कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल दो तरीके से बनता है, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग एक से होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया बच्चों? अब जो इस कैपिटल अकाउंट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक नंबर के क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही बनता है, एक तो बनता है कैन कैपिटल। ये तो भैया बहुत बार आया पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो लाइफ। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस मैंने अपने टेस्टों में भी बहुत बार दिया, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं। ठीक है जी, लिखवाने के बावजूद भी। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार लिखवाया, लेकिन बच्चे बहुत बार गलती करके आते हैं पेपर में। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, आंसर इज, देखो जो इफ कैपिटल इज फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स है, कैपिटल कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। इस अकाउंट का, करंट अकाउंट का हो सकता है, लेकिन जब वो कैपिटल की बात कर रहा है तो कैपिटल की बात कर रहा है। तो इफ कैपिटल इज फिक्स, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस, कैपिटल कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस, सॉरी, कैपिटल कैन नॉट हैव अ डेबिट बैलेंस। क्योंकि फिक्स का मतलब ही यही है कि भैया कैपिटल फिक्स रहेगी, उसमें से पैसे विड्रॉ उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर आपने ज़्यादा विड्रॉ करना है तो करंट अकाउंट से करो। बट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग में मिक्स है, बट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस, कैपिटल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, क्योंकि उसमें से निकाल सकते हो आप। मुझे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार बोर्ड में भी आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, तो आप लिखोगे इफ कैपिटल इज फिक्स,